Hello you all and welcome back to the channel Pedagogy of Mathematics. I am going to teach you what is pedagogy. Pedagogy is the science of teaching, way of teaching. Mathematics के लिए क्यों पढ़ रहे हैं pedagogy? To shift from rote learning to mathematical thinking. Okay, the topics I will be covering here is inductive method to move from particular to general. ठीक है, जैसे कि ये पर्टिकुलर है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर से जनरल पे मूव किए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे. सो टू मूव फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल कंक्रीट कॉन्सेप्ट कंक्रीट फैक्ट्स से कहाँ पर जा रहे हैं हम? एब्स्ट्रैक्ट रूल्स की तरफ. ठीक है, फैक्ट से रूल्स की तरफ, कंक्रीट फैक्ट से एब्स्ट्रैक्ट रूल्स की तरफ. ठीक है, तीसरा कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं हम? तीसरा जा रहे हैं हम स्पेशल एग्जाम्पल्स टू जनरल फार्मूला. स्पेशल एग्जाम्पल्स टू जनरल फार्मूला. ठीक है, स्पेशल एग्जाम्पल्स से जनरल फार्मूला की तरफ. स्पेशल एग्जाम्पल्स टू जनरल फार्मूला. ठीक है, जनरल जो भी फार्मूला उसकी तरफ जा रहे हैं. कहाँ से? स्पेशल एग्जाम्पल्स से. ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल दे दिया वाटर साइकिल का. ठीक है, वाटर साइकिल का एग्जाम्पल दिया तो उसकी तरफ हम जनरल फार्मूला की तरफ चले जाएंगे. या चलो छोड़ दो, हमने कॉन्सेप्ट दे दिया सॉल्ट का, तो उससे हम चले जाएंगे उसके फार्मूला की तरफ NaCl. सो दिस इज़ व्हाट इज़ इंडक्टिव मेथड. इंडक्टिव मेथड में हम क्या कर रहे हैं? इंडक्शन कर रहे हैं. वी आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन. ठीक है, और पहला पॉइंट लिखेंगे प्रोसेस ऑफ इंडक्शन. दूसरा पॉइंट लिखेंगे वी आर मूविंग फ्रॉम व्हाट? वी आर मूविंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल. पर्टिकुलर से जनरल की तरफ मूव कर रहे हैं. पर्टिकुलर टू जनरल. देन वी आर मूविंग फ्रॉम कंक्रीट फैक्ट्स टू एब्स्ट्रैक्ट रूल्स. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रूल्स. देन वी आर मूविंग फ्रॉम स्पेशल एग्जाम्पल्स टू जनरल फार्मूला. जनरल फार्मूला की तरफ जा रहे हैं. स्पेशल एग्जाम्पल्स टू जनरल फार्मूला. ये इंडक्टिव मेथड है, मतलब ऐसी चीज़ है, ये ऐसे चली जाएगी फिर. ठीक है, सो दिस इज इंडक्शन. एग्जाम्पल देखते हैं ज़रा. The results are always generalized by studying particular concrete cases and examples. If one rule applies to a particular case and is equally applicable to different similar cases, it is accepted as a generalized rule or formula. How this is done may be understood through the following examples. जैसे कि एक small child है, meets the accidental death of his father. Sometime later he comes across the death of his playing mate, and a year later after his neighbor uncle passes away. There are special and particular cases of death, but they may lead the child to conclude that man is mortal. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इंडक्टिव रीजनिंग का डेली लाइफ में. क्या बोला? उसने देखा कि कुछ टाइम पहले उसके फादर मेट विद एन एक्सीडेंट एंड पास्ड अवे. उसके बाद उसने देखा कि कुछ टाइम बाद उसका जो फ्रेंड था, प्लेइंग मेट था, ही पास्ड अवे. उसके बाद कुछ उसने देखा कि जो उसके नेबर अंकल थे, ही पास्ड अवे. ठीक है, जो नेबर अंकल थे, ही पास्ड अवे. एट द एंड ऑफ द डे उसने इतने सारे पर्टिकुलर केसेस देखे. पर्टिकुलर केस देखा, अपने फादर का एक्सीडेंट हो गया, प्लेइंग में जो उसकी एज का था चला गया, उसके नेबर अंकल की एज हो गई होगी तो चले गए. तो एक जनरलाइज्ड चीज़ क्या बनी कि मैन इज़ मॉर्टल. ठीक है, so this is an example of inductive method. A child observes the rising of the sun. एक बच्चा देखता है कि सूर्य उगता है, उग रहा है. and getting of darkness after seeing the setting the sun. देख रहे हैं जब सूर्य उग रहा है तो उजाला हो रहा है, there is light all around. and जब सूर्य ढल रहा है यानी कि सेट हो रहा है तो देख रहा है कि क्या हो रहा है? डार्कनेस हो जा रही है चारों तरफ. He observes at a particular day in the beginning. वो ऑब्जर्व करता है एक पर्टिकुलर डे पर शुरुआत में. When he becomes able to observe the nature's mystery. On the next day the same thing happens. He collects these particular instances of rising and setting of the sun in his memory. And after some time he himself feels that the sun rises every day and also sets every day. ठीक है, तो पर्टिकुलर देख रहा है कि अच्छा सूर्य उग रहा है तो उजाला हो रहा है, ढल रहा है तो अंधेरा हो रहा है. ठीक है, और एक पर्टिकुलर डे पे देख रहा है, नेचर को ऑब्जर्व कर रहा है, नेचर की मिस्ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है, और अगले ही दिन सेम चीज़ हो रही है तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टांसेस कलेक्ट करता है कि अच्छा ऐसे राइजिंग होते हैं, सेटिंग होते हैं. तो कहता है कि सन राइजेज एवरी डे एंड ऑल्सो सेट्स एवरी डे. ये एक इन जनरल उसने बात निकाल ली. ठीक है, इसी तरह से मैन इज़ मॉर्टल वाली बात निकाली.
तो पर्टिकुलर से जनरल पे आ रहे हैं. अ चाइल्ड ईट्स अ ग्रीन एप्पल खाता है एंड फील्स इट सार टेस्ट. ठीक है, अगेन और किसी और दिन पर अनदर ग्रीन एप्पल खाता है एंड एक्सपीरियंसेस द सेम सार टेस्ट. एंड दीज फ्यू एग्जाम्पल्स आर इनफ टू मेक हिम कंक्लूड दैट द ग्रीन एप्पल्स आर सार. और ये एग्जाम्पल्स इनफ हैं उसे बताने के लिए ग्रीन एप्पल सार होते हैं. हेंस आफ्टरवर्ड्स व्हेनेवर ही इज ऑफर्ड अ ग्रीन एप्पल ही एट वंस रिफ्यूजेस टू ईट इट. और जब भी उसे दिया जाता है वो रिफ्यूज़ कर देता है उसे खाने से. ठीक है, ओके. द मेथड ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज एज मैंशनड अबव इज़ नोन एज इंडक्टिव मेथड. और ये जो मेथड है नॉलेज को अक्वायर करने का, इसे हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं. ठीक है, सो जो मेथड है ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज एज मैंशनड अबव इज़ नोन एज इंडक्टिव मेथड. इट इज़ नथिंग बट लर्निंग फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से सीखना. Here conclusions are based on the repetition of a particular kind of experience at so many times. Scientists and inventors usually adopt this procedure in order to derive some general law by performing a number of experiments. For example, the law that matter has weight has been discovered only after weighing so many types of matter at so many places. तो कितनी अच्छी बात कही गई कि इंडक्टिव मेथड कहाँ कहाँ क्यों क्यों यूज़ आ रहा है. तो इंडक्टिव मेथड हमने क्या देखा. पहली चीज़ जो हमने देखी ये देखी कि हम पर्टिकुलर से किसी पर्टिकुलर चीज़ से जनरल एग्जांपल्स पर जा रहे हैं, जनरलाइज्ड चीज़ पर जा रहे हैं. सो पर्टिकुलर टू जनरलाइजेशन. सेकेंड चीज़ हमने देखी कि हम कॉन्क्रीट फैक्ट्स जो दिए हुए हैं उनसे हम जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट रूल्स की तरफ. थर्ड चीज़ जो हमने देखी वो देखी कि हम किससे, हम स्पेशल एग्जाम्पल्स से जनरल रूल्स की तरफ जा रहे हैं. तो ये जो सारी चीज़ें हमने देख ली एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर, तब फिर हमने क्या नोटिस किया. तब फिर हमने ये नोटिस किया कि जो इंडक्टिव मेथड है ये कौन यूज़ कर रहा है. ये जो इंडक्टिव मेथड है ये यूज़ कर रहे हैं, हु इज़ यूजिंग दिस इंडक्टिव मेथड. सो दिस इंडक्टिव मेथड इज़ बीइंग यूज्ड बाय साइंटिस्ट्स. बाय साइंटिस्ट्स आर यूजिंग, क्योंकि द साइंटिस्ट्स आर ऑब्जर्विंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. वी आर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट द सेम लॉ. ठीक है, बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं सेम काइंड ऑफ लॉ, जैसे कि मैटर हैज़ वेट. ठीक है, सिमिलरली जैसे कि अगर डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखना है तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द बेस्ट विच यू विल मेंशन कि अ बॉय सीज डिफरेंट डेथ. One of his father met with an accident when one of his playing mate who met with an again something disease called another his neighbor uncle who had been aged. तो 3 एग्जाम्पल्स उसने देखे एंड 3 पर्टिकुलर केसेस देखे, P1, P2, P3. उसने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाला, जनरलाइज्ड रूल निकाला कि मैन इज मॉर्टल. मैन रहने के लिए थोड़ी आया है धरती पर, जाना ही है एक दिन. ठीक है, तो इस तरह से एक बच्चे को ग्रीन एप्पल दिए गए बार बार खाने को. उसे पता चल गया कि भाई ये तो खट्टा होता है टेस्ट में, सावर होता है टेस्ट में, अब मैं इसे नहीं खाऊंगा. उसने अगली बार मना कर दिया तो उसने एक रूल निकाल दिया कि भाई ग्रीन एप्पल्स आर सावर इन टेस्ट. इस तरह से एक ने ऑब्जर्व किया कि हर दिन सूरज उगता है, हर दिन सूरज ढलता है, हर दिन उजाला होता है, हर दिन अंधेरा होता है. उसने 3-4 दिन ऑब्जर्व किया इस मिस्ट्री को नेचर की और कहा कि अच्छा सन सेट्स एवरी डे एंड rises every day. ये चीज़ निकाल ली. So what is inductive method? Inductive method is the process of induction where one moves from particular to generalization, where one moves from concrete facts to abstract rules, where one moves from your क्या कहते हैं concrete facts से उसकी तरफ जा रहे हैं special examples to general formula, and this results are always generalized. Here we get to see that this method of acquiring knowledge where we move from particular to generalization is known as inductive method. It is nothing but learning from direct experiences. ठीक है, तीसरा पॉइंट हो सकता है, 4 तो मैंने 3 पॉइंट दे दिए, चौथा पॉइंट हो सकता है लर्निंग फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस. हेयर कंक्लूजन्स ऑन बेस्ड ऑन द रेपिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एट सो मेनी टाइम्स. यहाँ पर जो कंक्लूजन्स हैं किस पर बेस्ड हैं, रेपिटेशन पर पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस के सो मेनी टाइम्स. Scientists and inventors usually adopt this procedure in order to derive some general law by performing a number of experiments. ठीक है, जैसे कि matter has weight. चलो अब चलते हैं हम टीचिंग मैथमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव मेथड. ये क्वेश्चन आता है डेली लाइफ में आपके पास आए ना आए, आपको मेंशन करना है कि नहीं करना. आप 3 वो जो मैंने की पॉइंट्स बताए
कि पर्टिकुलर से जनरल पे जा रहे हैं, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं, और हमारा स्पेशल एग्जांपल से जनरल फार्मूला की तरफ जा रहे हैं। ये 3 एग्जांपल देकर, एक डेली लाइफ का एग्जांपल देकर, और मैथमेटिक्स क्योंकि सब्जेक्ट है इस पर आ जाओ। नॉलेज ऑफ द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, टीचिंग मैथमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ दिस इंडक्टिव मेथड। नॉलेज ऑफ द, किसका नॉलेज? नॉलेज ऑफ सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, सम 3 एंगल्स का एक ट्राइंगल के। चिल्ड्रन इन अ क्लास में बी आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्यू ट्राइंगल्स ऑफ एनी साइज और शेप, then they may be asked to measure and sum up the angles in each case. They may find that the sum is the same in all cases. It may lead to conclude that the sum of 3 angles of a triangle is equal to 2 right angles. ठीक है, ये जो सम है 3 एंगल्स का एक ट्राइंगल के, किसके इक्वल है? 2 राइट एंगल्स के। अरे 180 डिग्री ही तो होता है। तुमने ट्राइंगल का सम पढ़ा है, 3 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो ट्राइंगल का सम तो पढ़ा ही होगा। एस्टेब्लिशिंग दी फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मैंने बताया, स्टूडेंट्स ने भी आज टू फाइंड आउट द स्क्वायर वैल्यू इन, और हर केस में स्क्वायर वैल्यू सेम आ रही होगी इस फॉर्मूला से। तो 2 एग्जांपल्स हम दे देंगे। बेसिकली क्या हो रहा है मैं बताती हूँ। हम क्या कर रहे हैं ना, हमें एक कोई चीज़ बता दी गई है, हम या तो एग्जांपल्स कर रहे हैं, ठीक है। हम कर रहे हैं, हमने कहा कि हम सबको ट्राइंगल दे दिया गया किसी भी शेप और साइज़ का, ऑफ एनी शेप और साइज़, T1 T2 T3। हम सबको बोला गया कि इसका सम निकालो इनके एंगल्स का। क्या निकालो? सम निकालो इनके एंगल्स का ट्राइंगल के। तो हमने देखा कि सबका सम तो 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि 2 राइट एंगल के बराबर आ रहा है। एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमें बोला गया कि हम स्क्वायर वैल्यू निकालें हर एक केस में, a प्लस बी स्क्वायर की, x प्लस वाई होल स्क्वायर की, m प्लस n स्क्वायर की, इस तरह से सिंपल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। तो हमने देखा कि यार हर बार तो इसका फॉर्मूला आंसर तो सेम ही आ रहा है, मतलब देखो वेरिएबल्स चेंज कर दिए। कहा कि हर बार a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालो, m प्लस n का निकाल लो, कल को कह देते 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर निकाल लो। समझ रहे हो, मतलब 2 प्लस 3 का तो नहीं कहते, 3 जनरल केसेस हैं, इनका फॉर्मूला सबका सेम आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कही गई। तो 2 चीज़ों में यूज़ आया, ठीक है। 2 चीज़ों में क्या यूज़ आया? दैट ए इन कैलकुलेटिंग in measuring the knowledge of sum of 3 angles of a triangle, second establishing the formula। अब आते हैं हम डिडक्टिव मेथड पे। यस, जब हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की, तो इन डिडक्टिव मेथड वन फॉलो डिडक्टिव रीजनिंग। अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, बार बार 4 चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद एक कंक्लूजन पे जा रहे हैं। जैसे 3 एक्सीडेंट हुए, उसके बाद पता चला कि मैन मॉर्टल है, ठीक है। जैसे कि हमने बार बार 3 ट्रायंगल का सम निकाला एंगल का, तब पता चला हमें कि क्या है, एक ट्रायंगल के सम एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हमने बार बार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तब हमें एक लॉ निकला, एक लॉ मिला। वो लॉ क्या था कि मैटर हैज़ वेट, एवरी मैटर हैज़ वेट, एवरी मैटर हैज़ वेट, और मास एवरी मैटर हैज़ वेट, द मैटर हैज़ वेट, ठीक है। तो इस तरह से अब डिडक्टिव में क्या करेंगे, हम डिडक्ट करेंगे, ब्रॉडिंग। अब हम डिडक्ट कैसे करेंगे? जस्ट ऑपोजिट टू द इंडक्टिव। व्हेन द चाइल्ड कम्स अक्रॉस अ केस ऑफ डेथ, ही मे बी टोल्ड एन इंक्वायरी दैट ऑन one day or the other one has to depart. He may have verification of this established fact after coming across some other cases of the death in his life. The child may be told that he should never eat green apples because they are sour. Afterwards he may verify this fact. मतलब पहले उसे बता दिया जाता। अब डिडक्टिव में क्या रहा, देखो इंडक्टिव में हम एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं, हमने एक्सपीरियंसेस से सीखा, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न किया। पर डिडक्टिव में हम ये बात बता दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं कि ग्रीन एप्पल्स आर सावर इन टेस्ट, ठीक है। ग्रीन एप्पल्स सावर होते हैं टेस्ट में। तो उसके बाद जब बच्चा टेस्ट करेगा या हम में से कोई भी टेस्ट करेगा, तब पता चलेगा अच्छा कि ग्रीन एप्पल्स आर सावर इन टेस्ट। हमने बता दिए थे पहले ही, क्लियर कर दी। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ्स हमने बता दिया कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट एवरी डे। तो ये बात उसको पता है। अब वो फिर ऑब्जर्व करेगा कि अच्छा ये तो राइज करता है ईस्ट में एंड देन ये सेट होता है वेस्ट में। पहले नहीं, उसने एक्सपीरियंस से नहीं सीखा। तो यहाँ पे हम एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखते, रादर हम कोई चीज़ ऑलरेडी पहले ही इन एडवांस बता देते हैं। जैसे कि द टीचर में अनाउंस द फॉर्मूला दैट टुडे ही इज़ गोइंग टू टीच सिंपल इंटरेस्ट। वो पढ़ाने वाला है और उसने रेलिवेंट फार्मूला दे दिया कि सिंपल इंटरेस्ट इज़
PNR by 100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम और पीरियड होता है और बाय 100. दिस इज़ व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट. अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करो. वहाँ पर बोला गया था टू एस्टिमेट द फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला निकालो. यहाँ पर पहले ही फॉर्मूला बता दिया गया, अब बोलो सॉल्व करो. सो फॉर अक्वेंटिंग द स्टूडेंट्स विद इट्स एप्लीकेशन ही में ऑल्सो सॉल्व अ फ्यू प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. फिर वो आस्क में सो देन ही में आस्क द स्टूडेंट्स टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द गिवन फार्मूला. तो ये डिडक्टिव मेथड है. ये जो डिडक्टिव मेथड है सालों से चला आ रहा है, एंड डिडक्टिव मेथड इज द मोस्ट यूज मेथड इन मैथमेटिक्स. Teacher may tell the students that the sum of three angles of a triangle is equal to two right angles. Afterwards, students will be asked to verify the established fact. तो वेरिफिकेशन करने को बोला जाए बाद में, ठीक है. उसमें हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीख रहे थे इंडक्टिव में, इसमें वेरिफिकेशन करने को बोला जाए. सो विच मेथड्स इंडक्टिव और डिडक्टिव शुड बी यूज. कौन सा मेथड इंडक्टिव या डिडक्टिव यूज़ करना चाहिए. आई पर्सनली फील इंडक्टिव मेथड इज़ मोर प्रेफर्ड. द शुड बी प्रेफर्ड, क्योंकि इससे हम खुद के एक्सपीरियंसेस से हमारी लॉजिकल एनालिटिकल स्किल्स ओपन हो रही हैं, हम सीख रहे हैं. The above discussion may lead us to conclude that the inductive method is a method of establishing formula or deriving generalized results from the particular examples. तो इंडक्टिव मेथड एक मेथड है जिसमें हम प्रॉब्लम एस्टेब्लिश कर रहे हैं फॉर्मूला या डिराइव कर रहे हैं जनरलाइज रिजल्ट पर्टिकुलर एग्जाम्पल से, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से या एक्सपेरिमेंट से. इट इज़ अ मेथड ऑफ डिस्कवरी, वेयर एज वही मैंने बोला डिस्कवरी. इंडक्टिव मेथड किसका मेथड है. डिस्कवरी का मेथड इज़ अ मेथड ऑफ डिस्कवरी. वाइल अगर हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की तो इट इज़ अ मेथड ऑफ अप्लाइंग द डिड्यूस्ड रिजल्ट्स. ठीक है, तो डिड्यूस्ड रिजल्ट्स को अप्लाई करने का मेथड है डिडक्टिव मेथड. हेयर ऑल्दो द स्टूडेंट्स डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी फॉर ओरिजिनल थिंकिंग. कई स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ओरिजिनल थिंकिंग के लिए एंड डिस्कवरिंग, येट इट इज़ वेरी मच यूजफुल इन सेविंग देयर टाइम एंड लेबर. पर बहुत ज़्यादा यूजफुल है उनका टाइम और लेबर सेव करने में. इन दिस वे बोथ द मेथड्स हैव देयर ओन एडवांटेजेस. दोनों ही मेथड्स के अपने खुद के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. देयरफॉर एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू कंबाइन बोथ दीज मेथड्स इन सच अ वे, इस तरह से टू डिराइव मैक्सिमम एडवांटेजेस बाय डूइंग अवे विद द पॉसिबल डिफेक्ट्स ऑफ बोथ द मेथड्स. दिस मेथड इन कॉम्बिनेशन इज नेम्ड एज इंडक्टो डिडक्टिव मेथड. और इस मेथड को कॉम्बिनेशन में क्या नाम दिया गया है. इंडक्टो डिडक्टिव मेथड नाम दिया गया है. व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस मेथड. इंडक्टो डिडक्टिव मेथड. ठीक है, ये नाम दिया गया है इन शॉर्ट इन दोनों ही मेथड्स को. ठीक है, सो ये हमने क्या देखा कि इंडक्टिव मेथड इज़ what it is based on estimating the formulas. ठीक है, it is based on experiments, it is based on your direct experiences. ठीक है, इन तीन चीज़ों पर बेस्ड है. while coming to your deductive method, it is based on what. it is based on डिडक्टिव मेथड इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग टू अप्लाई. ठीक है, अप्लाइंग द डिड्यूस्ड रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स पहले ही निकाले जा चुके हैं, द डिड्यूस्ड रिजल्ट्स. ठीक है, सो इट सेव्स टाइम एंड लेबर. और इंडक्टिव मेथड इज काइंड ऑफ डिस्कवरी मेथड. ठीक है, और इन दिस वे बोथ द मेथड्स हैव देयर ओन एडवांटेजेस. और इन दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया गया है. इन दोनों को मिलाकर जो नाम दिया गया है वो दिया गया है इंडक्टो डिडक्टिव मेथड. ठीक है, इंडक्टो डिडक्टिव मेथड. अब हम बात करते हैं एनालिटिक मेथड की. combined use of inductive. Okay, analytic and synthetic methods are two such methods. तो analytic और synthetic method दो methods हैं which in spite of their opposing nature है इनका भी, are used in combination में यूज़ किए जाते हैं. जैसे डिडक्टिव मेथड जो है कॉम्बिनेशन में यूज़ किए जाते हैं, वैसे ये भी किए जाते हैं. एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड्स आर टू सच मेथड्स विच. ओके, व्हाट इज एनालिटिक मेथड. एटिमोलॉजिकली द वर्ड एनालिटिक has been derived from the word analysis, which means to take apart
or to separate the things that are together. In other words, analysis is a process of breaking a thing into smaller parts. By analyzing a problem, thus we can mean to break the problem into simpler elements or unfold its hidden aspects in such a way that its solution may appear quite obvious. In this method, one moves from unknown to known by adopting the process of analysis. The beginning is always made from the conclusion or what is to be proved, and then by operating it analytically, the unknown is ultimately linked with the known. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं एनालिटिक मेथड में. सो व्हाट वी डू इज़ बेसिकली एनालिटिक मेथड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एनालिसिस. हम क्या क्या लिखेंगे उसकी बात कर रहे हैं. ये वर्ड एनालिसिस से डिराइव हुआ है, विच मीन्स टू ब्रेक डाउन, ठीक है, इनटू सिंपलर एलिमेंट्स. सिंपलर एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करना, टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर एलिमेंट्स. ठीक है, यानी कि एनालिटिक मेथड इज़ बेसिकली यूज्ड एज वन, मतलब इस मेथड में, इन दिस मेथड वन मूव करता है नोन, अननोन से नोन की तरफ, फ्रॉम अननोन टू नोन. मतलब मैं कोई एक कॉन्सेप्ट ऐसे समझाऊँ अगर इसमें दिया नहीं है तो, अननोन टू नोन. अच्छा देखो, ये एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अननोन टू नोन का क्वेश्चन है ये. सो इसमें हमें दिया है ACD प्लस 2B2D इज़ इक्वल्स टू BC2 प्लस 2B2D. ठीक है, अब देखो इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, पहले उसकी बात करते हैं. या 2 वाले को एक साथ ले जाते हैं, मैं दूसरे पेन को भी यूज़ करूँगी. 2 वाले को एक साथ ले आते हैं और इसको एक साथ ले आते हैं. चलो, ACD माइनस इधर लाऊंगी तो 2CB हो जाएगा, 2BC हो जाएगा, और इसको तो ले जाऊँगी 2BD माइनस 2B2D. 2B2D दोनों ज़ीरो हो जाएंगे. ACD प्लस 2BC इज इक्वल्स टू 0. अच्छा, इसमें से C कॉमन ले सकती हूँ इजीली मैं, C कॉमन ले लिया. AD प्लस 2B इज इक्वल्स टू 0 हो गया. अच्छा, अब मैं कह सकती हूँ C तो 0 हो ही जाएगा. अब AB इज इक्वल्स टू माइनस 2B है ना, तो B से B कैंसिल हो जाएगा. A की वैल्यू -2 आ गई. तो ये कैसे सॉल्व होगा? दिस विल बी ट्रू इफ़ A/B इज इक्वल्स टू C/D विच इज़ नोन एंड ट्रू. तो ये तब ट्रू होगा जब A/B C/D के इक्वल हो जाए. हाँ, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इफ़ ACD इज इक्वल्स टू, ये क्या मैंने ACD, अच्छा ये माइनस था ना, ओके माइनस, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा. ACD इज इक्वल्स टू 2BC, कैंसलिंग कॉमन फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि A इज इक्वल्स टू 2B. इस तरह से सॉल्व होगा. कंक्लूजन क्या है? In this way, a close analysis may reveal that both of these methods have advantages as well as disadvantages. अच्छा, दूसरा मेथड देखते हैं हम, सिंथेटिक मेथड. एनालिटिक मेथड तो देख लिया हमने. हम क्या कर रहे हैं? वन मूव्स फ्रॉम अननोन टू नोन. जो चीज़ अननोन है हम उससे जा रहे हैं, अननोन से नोन की तरफ जा रहे हैं, बाय अडॉप्टिंग द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस. ये वर्ड कहाँ से आया है? एनालिसिस वर्ड से आया है, विच मीन्स टू टेक अपार्ट और टू सेपरेट द थिंग्स दैट आर टुगेदर. यानी कि टेक अपार्ट करना और सेपरेट करना उन चीज़ों को जो एक साथ हैं, दैट आर टुगेदर. इन अदर वर्ड्स, एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ थिंग इनटू सिंपलर थिंग्स, इनटू स्मॉलर पार्ट्स. यानी कि एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है ब्रेक करने का, ब्रेकिंग अ थिंग को स्मॉलर पार्ट्स में, इनटू स्मॉलर पार्ट्स, बाय एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम को एनालाइज करके
वी मीन टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू सिंपलर एलिमेंट्स टू अनफोल्ड इट्स हिडन एस्पेक्ट्स को अनफोल्ड करने के लिए इन सच अ वे दैट इट्स सोल्यूशन में अपीयर क्वाइट ऑब्वियस, उसका सोल्यूशन क्वाइट ऑब्वियस लगे. सो बेसिकली टू ऑल्सो रिवील द अनफोल्ड द हिडन एस्पेक्ट्स. सिंथेटिक मेथड क्या है? In contrast to analytic method, synthetic method takes into consideration the process of synthesis. इसमें हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली process of synthesis कर रहे हैं. Process of synthesis. In synthesis, the smaller constituents or parts of a thing are combined or put together so as to give something new. Synthesis में जो छोटे छोटे constituents हैं, smaller constituents या पार्ट्स एक चीज़ के और पार्ट्स ऑफ अ थिंग आर कंबाइंड किए जाते हैं या पुट टुगेदर रखे जाते हैं और पुट टुगेदर आर कंबाइंड और पुट टुगेदर सो एज टू गिव समथिंग न्यू, कुछ नया देने के लिए. छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम एक साथ रखेंगे और कुछ नया निकलेगा. जैसे 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 मैं कह सकती हूँ पजल कह सकते हो, बेस्ट एग्जाम्पल इसका पर मैथमेटिक्स में देना है. तो सिंथेटिक मेथड लीड्स अस फ्रॉम नोन टू अननोन. हम नोन से अननोन के, देखो एनालिसिस हम कम करते हैं. एनालिसिस हम तभी करते हैं जब हम कोई चीज़ जानते हैं, जब हम कोई कॉन्सेप्ट जानते हैं और उस जब हम कोई कॉन्सेप्ट जानते नहीं. एनालिसिस तो हम तभी कर रहे हैं ना जब हम कोई कॉन्सेप्ट जानते नहीं है, अननोन है हमारे लिए कोई चीज़, तो हम एनालाइज करके उसका करेक्ट चीज़, अच्छा जो चीज़ हमें पता हो सकती है वो निकालेंगे. और सिंथेटिक मेथड में हम नोन से अननोन की तरफ जाते हैं. नोन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर सिंथेसाइज फॉर रीचिंग द अननोन. ठीक है, वॉट इज ऑलरेडी गिवन और नोन इज अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द सिंथेसाइज स्ट्रक्चर में लीड अस टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स और कंक्लूजन. है द स्टार्ट इज ऑलवेज मेड फ्रॉम हाइपोथेसिस से किया जाता है या नॉट विद द कंक्लूजन एज इन द एनालिटिक मेथड. अच्छा, एनालिटिक मेथड में कहाँ से बिगनिंग की जाती है? हमेशा कंक्लूजन से की जाती है. ये की पॉइंट्स है. बिगनिंग इज ऑलवेज मेड फ्रॉम द कंक्लूजन. वॉट इज अननोन टू नोन की तरफ जाएंगे हम एनालिटिक में. सिंथेटिक में नोन से अननोन की तरफ जाएंगे. ठीक है, सिंथेटिक मेथड में हम नोन से अननोन की तरफ जाएंगे. ओके, these 4 concepts I feel are clear and I would be explaining the another methods in the next video. So till then, go and subscribe my channel.